कहानी किसका नौकर कौन, अकबर और बीरबल। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल अक्सर अकेले रहते और हल्की फुल्की चर्चा करते। एक दिन अकबर घर में बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी उनकी हर बात में हाँ मिलाने लगे और खुद से कुछ कुछ अतिरिक्त तारीफ भी करने लगे। कुछ देर बाद अकबर ने अचानक बैंगन की बुराई करना शुरू किया। इस पर बीरबल फिर हाँ में हाँ मिलाने लगे और कहते हुए, बैंगन खाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। इससे अकबर चौंक गए। इधर अकबर भौंचक्का होकर बोले, बीरबल, कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई। जब मैंने तारीफ की तो तुमने तारीफ की, और जब मैंने आलोचना की तब तुम भी आलोचना करने लगे। आखिर इसका राज क्या है? बीरबल मुस्कुराकर उत्तर दिए, बादशाह सलामत, मैं आपका नौकर हूं, बैंगन का नौकर नहीं। भारतदर्शन.co.nz। एक बीरबल की यह बात सुनकर अकबर समझ गए कि बीरबल किसी भी विषय या व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता, वह केवल उनकी सेवा में सच्ची वफादारी निभाता है, न कि अंधभक्ति। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की निंदा करता है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह उसके विरोधी है, और अगर किसी की प्रशंसा करता है तो वह उसका गुलाम भी नहीं होता, बल्कि वह आदमी अपने कार्यकर्ता के रूप में उसके प्रति ईमानदार है। यानी वफादारी व्यक्ति विशेष को, नॉट चीज को होती है। कल, आज और कल अकबर बीरबल की कहानी। कहानी कल, आज और कल। शुरुआत, राजा का चतुर सवाल। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो 3 पहेली प्रश्न सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। पूछे गए सवाल थे: 1. ऐसा क्या है जो आज है और कल भी रहेगा? 2. ऐसा क्या है जो आज नहीं है और कल भी नहीं होगा? 3. ऐसा क्या है जो आज है लेकिन कल नहीं रहेगा? बादशाह ने केवल जवाब नहीं बल्कि उदाहरण भी देने को कहा। दरबार पूरा चुप था, कोई उत्तर सूझा नहीं। तब बीरबल सामने आए और बोले, हुजूर, मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक छोटा भ्रमण करना होगा। hindifiles.com। एक नगर भ्रमण। पहला दृश्य। बीरबल वेश बदलकर सूफी के भेष में अकबर को लेकर बाजार गए। पहले वे एक दुकानदार के पास रुके। बीरबल ने कहा, हमें मदरसा बनाना है, हमें 1000 रुपए दे दीजिए। बदलते स्वर में बोले, और हर रुपए के बाद मैं आपके सिर पर जूता मारूंगा, क्या तैयार हैं? दुकानदार चौंक गया। नौकर बैर करना चाहा, लेकिन मालिक समझदारी दिखाई और हामी भर दी। हिंदी कहानियां 2। बाहर निकलते समय बीरबल ने समझाया, हुजूर, इसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसे हैं और वह नेक काम में खर्च करके कल भी उसकी प्रतिष्ठा और नाम रहेगा। यह आपके पहले सवाल का उत्तर है। हिंदी कहानियां 2। दृश्य 2। भिखारी। आगे बढ़े तो एक भिखारी देखा जिसे कुछ खाना दिया जा रहा था, बहुत कम जरूरत में से ज्यादातर खाया जा रहा था। बीरबल ने मांग की, जब खाना पाने पर भिखारी बुरी तरह जी चुराए। उन्होंने कहा, हुजूर, इस भिखारी के पास आज जो है वही कल नहीं रहेगा, क्योंकि वह दूसरों की मदद समझता ही नहीं। यही दूसरा उत्तर है। हिंदी कहानियां 2। दृश्य 3। तपस्वी। तीसरे दृश्य में एक तपस्वी मिला। बीरबल ने पैसे रखे पर तपस्वी ने खारिज कर दिया। मैं उस धन को स्वीकार नहीं करता जो बेईमानी से मिला हो। बीरबल बोले, इसका अर्थ है आज उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन कल वह पुण्य के प्रभाव से सुख प्राप्त कर सकता है। हिंदी कहानियां 2। दृश्य 4। अकबर स्वयं। अंत में बीरबल अकबर से बोले,
जो आज आपके पास है, शान, सम्मान, साम्राज्य, वह कल भी रहेगा, बशर्ते आप न्याय व ईमानदारी बनाए रखें, वरना सब कुछ खो सकते हैं। हिंदी पटल। हिंदी की उत्कृष्ट रचनाएं 3। इस तरह बीरबल ने तीनों पहेलियों का उत्तर बड़े व्यावहारिक और व्यवहारिक उदाहरणों से दिया। नैतिक शिक्षा। एक, पहला सवाल, भविष्य में नाम व सम्मान का स्थायित्व। 2, दूसरा सवाल, जो आज भी नहीं है वह कल भी नहीं होगा, जैसे बुरे कर्मों से प्राप्त संपत्ति। 3, तीसरा सवाल, जो आज है जरूरी नहीं कल रहेगा, सब कुछ अनित्य है। बीरबल का चतुर वाक्पटु समाधान दरबार में सबको दंग कर गया और अकबर भी प्रभावित हुए। हिंदी कहानियां 2। हिंदी पटल। हिंदी की उत्कृष्ट रचनाएं 3। निष्कर्ष। यह कथा हमें बताती है कि जीवन में वर्तमान, अतीत और भविष्य के बीच संतुलन जरूरी है। जो सही वर्तमान में चुनते हैं वह भविष्य में फलित होता है। बीरबल ने चतुराई से साधारण से प्रश्न को गहराई में परखा और सरल उदाहरणों से समय, नैतिकता व बुद्धिमत्ता का संदेश दिया। यदि आप चाहें तो मैं आपको कहानी का और विस्तार 500-600 शब्दों के संवाद सहित गद्य प्लस चित्रों वाला PDF संस्करण या दूसरी बीरबल कथाएं भी प्रस्तुत कर सकता हूं। कृपया बताएं। बीरबल और 4 मूर्ख दरबारी। अकबर बादशाह का दरबार अनेक विद्वानों, कलाकारों और मंत्रियों से भरा रहता था, परंतु उनमें एक ऐसा दरबारी था जिसकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं, और वह था बीरबल। बीरबल न केवल बुद्धिमान था बल्कि अपनी समझदारी से अकबर को कई बार संकट से भी बचा चुका था। लेकिन हर दरबार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। ऐसे ही 4 मूर्ख दरबारी थे जो बीरबल से जलते थे और हमेशा योजना बनाते रहते थे कि किसी तरह उसे शर्मिंदा कर सकें। प्रथम भाग, चारों दरबारियों की योजना। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद वे चारों दरबारी भस्कुलाल, चंपतराय, मूक सिंह और ठोंकमल आपस में मिलने लगे। भस्कुलाल बोला, हर बार बीरबल ही क्यों चमकता है? क्या हम मूर्ख हैं? चंपतराय बोला, हाँ, हम भी दरबार के पुराने सदस्य हैं, लेकिन बीरबल के सामने हमारी कोई नहीं सुनता। मूर्ख सिंह बोला, इस बार हम मिलकर ऐसा खेल रचेंगे कि बीरबल खुद मुंह छुपाता फिर जाए। ठोंकमल ने प्रस्ताव रखा, चलो एक योजना बनाते हैं जिससे बीरबल की बुद्धि भी काम न करे, और अगर करे तो कम से कम हम चारों उसे बेवकूफ तो बना ही सकते हैं। चारों ने बीरबल को मूर्ख साबित करने की योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें वे मिलकर अकबर के सामने झूठ का ऐसा जाल बुनेंगे कि बीरबल की बुद्धि भी उलझ जाए। द्वितीय भाग, झूठ का जाल। अगले दिन दरबार लगा। अकबर दरबार में आए और सभी दरबारियों ने झुककर सलाम किया। तभी चारों मूर्ख दरबारी खड़े हुए और बोले, भस्कुलाल, जहांपनाह, हमने कल रात एक विचित्र सपना देखा। अकबर, सपना? कैसा सपना? चंपतराय, हमने देखा कि बीरबल चोरी करते हुए पकड़ा गया। मूर्ख सिंह, और वह चोरी भी दरबार के खजाने से की गई थी। ठोंकमल, बड़ी सफाई से वह खजाना चुराता है और फिर रात को गायब हो जाता है। अकबर यह सुनकर हैरान हो गए। अकबर, क्या यह चारों ने एक ही सपना देखा? चारों एक साथ बोले, हाँ जहांपनाह। अब बादशाह को समझ नहीं आया कि चारों का सपना एक जैसा कैसे हो सकता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर गंभीर होकर, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? 4 लोग एक ही सपना देख सकते हैं? तृतीय भाग, बीरबल का उत्तर।
बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, यदि यह चारों एक ही सपना देख सकते हैं तो क्या मैं भी उन्हें एक सपना न दिखाऊं? अकबर, क्या मतलब? बीरबल, जहां पनाह, मुझे आज रात इन चारों को अपने घर बुलाने दीजिए। मैं उन्हें भी एक सपना दिखाऊंगा और कल सुबह दरबार में उसी का प्रमाण दूंगा। अकबर को बीरबल की योजना पर जिज्ञासा हुई। उन्होंने अनुमति दे दी। चतुर्थ भाग, बीरबल का सपना। रात को चारों दरबारी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें खाने में खीर परोसी। खीर में स्वादिष्ट खुशबू थी, लेकिन उसमें एक गुप्त नशे की जड़ी मिलाई गई थी जो नींद को गहरा कर देती थी, मगर शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाती। चारों दरबारी खीर खाकर गहरी नींद में सो गए। सुबह होते ही बीरबल ने चारों के सिर पर हल्दी का टीका लगा दिया, एक के कान में फूल ठूंस दिए, दूसरे की मूछें उल्टी घुमा दी, तीसरे को स्त्री के वस्त्र पहना दिए और चौथे को बकरी के साथ बांध दिया। पंचम भाग, दरबार में हंसी का तूफान। जब दरबार लगा तो बीरबल ने चारों मूर्ख दरबारियों को लाकर दरबार में खड़ा कर दिया। अकबर ने देखा, भस्कुलाल के सिर पर चमकीली चूड़ी, चंपतराय की आंखों पर काजल, मूर्ख सिंह ने साड़ी पहन रखी थी और ठोंक मल बकरी के साथ बंधा था। अकबर हंसी रोकते हुए, यह क्या है बीरबल? बीरबल, जहां पनाह, इन चारों को भी एक सपना आया और उन्होंने बिना समझे उसका पालन भी कर दिया। सपने में यह औरत बन गए, जानवरों से बंध गए और अपने आप को मूर्ख सिद्ध कर बैठे। अकबर हंसते हुए, पर यह सपना तो तुमने दिखाया होगा। बीरबल, जहां पनाह, जैसे इन्होंने झूठा सपना देखकर मुझे चोर बनाया, वैसे ही मैंने सच्चाई के आईने में इन्हें उनकी ही मूर्खता दिखा दी। षष्ठ भाग, मूर्खता की सजा। अकबर हंसी नहीं रोक सके। पूरे दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। अकबर ने आदेश दिया, इन चारों मूर्ख दरबारियों को 10 दिनों के लिए दरबार से बाहर कर दिया जाए और बीरबल को सच्चाई और समझदारी के लिए इनाम दिया जाए। चारों दरबारी लज्जित होकर सिर झुकाकर वहां से चले गए। उपसंहार। बीरबल की चतुराई ने फिर से साबित किया कि झूठ और ईर्ष्या का कोई अस्तित्व नहीं होता और अंततः सत्य और समझदारी की ही जीत होती है। चारों मूर्ख दरबारी कुछ दिन बाद फिर दरबार लौटे, लेकिन अब उन्होंने बीरबल से जलने के बजाय उससे सीखने का मार्ग चुना। बुद्धिमान व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए यदि मूर्ख लोग झूठ और चालाकी का सहारा लें तो अंत में वे स्वयं ही हास्य का पात्र बनते हैं। बीरबल की मुसाफिरी। शैली, यात्रा, हास्य, सीख और चतुराई से भरी कहानी। अकबर बादशाह के नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु हर इंसान को कभी न कभी अपने सामर्थ्य और ज्ञान की परीक्षा देनी ही पड़ती है। ऐसी ही एक परीक्षा का समय आया जब बीरबल दरबार छोड़कर एक लंबी मुसाफिरी यात्रा पर निकल पड़े, एक यात्रा जिसमें उन्हें न सिर्फ अपने देशवासियों की मानसिकता समझनी थी बल्कि स्वयं के भीतर की गहराई को भी टटोलना था। प्रथम भाग, दरबार में विरोध। एक दिन दरबार में एक घमंडी दरबारी खड़ा हुआ। उसका नाम था चतुरसेन। वह हमेशा बीरबल से जलता था। उसने अकबर से कहा, चतुरसेन, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धि सिर्फ दरबार तक सीमित है। उसे आम जनता की तकलीफ और जमीनी सच्चाइयों का कुछ पता नहीं। अकबर, तो तुम क्या प्रस्ताव रखते हो? चतुरसेन चालाकी से, उसे पूरे देश की यात्रा पर भेजा जाए, बिना राजसी पहचान के, बिना धनदौलत के। यदि वह जनता की सेवा कर सके तो मैं उसकी बुद्धि मान लूंगा। बीरबल मुस्कुराया। बीरबल, जहां पनाह, मुझे यह चुनौती स्वीकार है।
मैं अपनी मुसाफिरी पर निकलता हूँ, बिना धन, बिना घोड़े, बिना पहचान, केवल अपने ज्ञान के साथ। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल दरबार छोड़ मुसाफिरी के सफर पर निकल पड़े। द्वितीय भाग, गांव में भूख और बुद्धि की परीक्षा। बीरबल सबसे पहले पहुंचे एक गांव, भूखपुर। वहां लोगों की हालत बहुत खराब थी। सूखा पड़ा था, अनाज नहीं था और जमींदार ने जनता का जीना हराम कर रखा था। बीरबल एक बुजुर्ग के घर पहुंचे और बोले, बीरबल भिखारी वेश में, बाबा क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? बुजुर्ग उदासी से, बेटा घर में खुद कुछ नहीं है, मगर तू ठहर, मैं थोड़े चावल उबाल देता हूं। बीरबल ने देखा गांव में बहुत से लोग हैं, पर सब डरे हुए हैं। बीरबल ने योजना बनाई। उसने गांव वालों को एकत्र किया और बोला, क्या तुम्हें पता है कि जमींदार को राजमहल से आदेश मिला है, अगर गांव वालों ने एक साथ विद्रोह किया तो उसे हटाया जा सकता है। लोग चौंके, कैसा आदेश? बीरबल, यदि तुम सब मिलकर एक दिन का कर न दो और पूरे गांव में एक साथ हम भूखे हैं का नारा लगाओ तो सिपाही रिपोर्ट में जमींदार की शिकायत लिखेंगे। गांव वालों ने वैसा ही किया। एकजुट होकर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई। कुछ ही दिनों में उस जमींदार को हटाकर नया सच्चा अधिकारी भेजा गया। तृतीय भाग, नगर में मूर्खों की सभा। बीरबल अगले नगर पहुंचे, मूर्खनगर। वहां के राजा को मूर्खों से बहुत प्रेम था। उसने घोषणा की थी, जो सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने वहां पहुंचकर कहा, मैं भी भाग लेना चाहता हूं। सभा लगी। एक व्यक्ति बोला, मैंने अपने घर को आग लगा दी क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। दूसरा बोला, मैंने सोने की जगह कांसे के सिक्के खजाने में रख दिए क्योंकि वो चमकते ज्यादा हैं। फिर बीरबल बोले, मैं अकबर बादशाह का सबसे प्रिय मंत्री हूं, पर मैं राजमहल छोड़कर यहां मूर्खों के बीच खड़ा हूं। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? राजा सोच में पड़ गया और बोला, तुम सही कह रहे हो, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। बीरबल मुस्कुराया। तो अब प्रमाणित हुआ कि मूर्खों की सभा में भी बुद्धि ही सबसे बड़ा खेल खेलती है। चतुर्थ भाग, जंगल में न्याय की परीक्षा। अगली मंजिल थी एक घना जंगल, जहां दो गांव आपस में लड़ रहे थे। झगड़ा था एक कुएं का। दोनों गांव दावा कर रहे थे कि कुआं उनकी जमीन में है। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, इस विवाद का हल यह है, मैं कुएं को वहीं रखूंगा जहां उसका असली हकदार है। गांव वाले हैरान होकर, कुआं तो हिल नहीं सकता। बीरबल गंभीरता से, फिर तुम क्यों हिल रहे हो? जब तक तुम दोनों लड़ते रहोगे कुआं किसी का नहीं। लेकिन अगर दोनों मिलकर साझा उपयोग पर सहमत हों तो वह दोनों का हो सकता है। गांव वालों ने समझदारी दिखाई और कुएं को साझा कर लिया। पंचम भाग, चोरों की बस्ती में चतुराई की जीत। बीरबल आखिरी पड़ाव में पहुंचे, धूर्तपुर। यहां चोर रहते थे जो यात्रियों को लूटते थे। बीरबल ने चालाकी से घोषणा करवाई, कल रात एक जादुई सिपाही आने वाला है जो चोरों के चेहरे पहचानकर उन्हें पत्थर बना देगा। सुनते ही डर फैल गया। चोरों ने रात में चोरी करना बंद कर दिया। और फिर बीरबल ने गांव के मुखिया से कहा, अब गांव में स्कूल बनवाओ ताकि अगली पीढ़ी चोर न बने। चोरों ने खुद ही पहल की और गांव को बदल डाला। षष्ठ भाग, दरबार में वापसी। 4 महीने बाद बीरबल वापस दरबार पहुंचे। वे काले पड़ चुके थे, चेहरे पर धूप की तपिश थी, कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में अनुभव और आत्मविश्वास चमक रहा था। अकबर ने पूछा,
क्या पाया बीरबल मुसाफिरी में? बीरबल, जहां पनाह मैंने जाना कि जनता सिर्फ अन्न नहीं, समझदारी की भूखी है। समस्या वहां है जहां लोग एक नहीं हैं, और समाधान वहां है जहां बुद्धि है। अकबर मुस्कराए और बोले, सच्चा मंत्री वही है जो जनता के बीच जाकर उनकी धड़कन समझे। तुमने यह सिद्ध कर दिया। उपसंहार, मुसाफिरी का मर्म। मुसाफिरी केवल दूरी तय करना नहीं है, वह तो अपने भीतर की खोज है। बीरबल की मुसाफिरी ने उसे और महान बना दिया। न सिर्फ अकबर का प्रिय मंत्री, बल्कि जनता का सच्चा सेवक। समस्या जहां भी हो, उसका समाधान बुद्धि, धैर्य और एकजुटता से ही संभव है। बीरबल और खोया हुआ ताज। अकबर बादशाह का ताज केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, वह उनकी पहचान और शान का हिस्सा था। एक दिन वह ताज अचानक गायब हो गया। पूरा दरबार सत्ते में आ गया। गुप्तचरों की खोज, सिपाहियों की छानबीन और दरबारियों की गवाही भी बेकार गई। लेकिन जहां सब विफल हो जाए, वहां बीरबल की बुद्धि ही काम आती है। पहला भाग, शाही ताज का गायब होना। एक शांत सुबह, जब अकबर तख्त पर बैठने के लिए शाही कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि ताज अपनी जगह पर नहीं है। अकबर गंभीर स्वर में, मेरा ताज कहाँ गया? दरबारी, सिपाही, सेवक सब एक साथ घबरा गए। शाही खजांची ने बताया, जहां पनाह, कल रात ताज की सुरक्षा 3 गार्डों के जिम्मे थी। उनमें से 2 सो रहे थे और एक बेहोशी की हालत में मिला। घटना पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। दूसरा भाग, बीरबल की वापसी। उस समय बीरबल कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया था। जब उसे समाचार मिला, वह तुरंत दरबार लौटा। अकबर उदास स्वर में, बीरबल, अब केवल तुम ही इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो। बीरबल, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए और पूरा दरबार मेरी बात माने, यही शर्त है। अकबर, मंजूर है। तीसरा भाग, बीरबल की योजना। बीरबल ने एक घोषणा करवाई। राजमहल के हर मंत्री, दरबारी, रक्षक और सेवक को कल रात दरबार में रुकना होगा। हर किसी को एक एक लकड़ी की छड़ी दी जाएगी। सब हैरान थे। बीरबल ने बताया कि ये छड़ियां जादुई हैं। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी अगली सुबह आधा इंच लंबी हो जाएगी। सभी को आदेश हुआ, छड़ी लेकर अपने कमरे में सो जाएं, किसी से बात न करें। चौथा भाग, बीरबल का रहस्य उजागर करना। सुबह सबकी छड़ियां इकट्ठा की गईं। बीरबल ने मापा, सभी छड़ियां एक जैसी थीं, लेकिन एक दरबारी की छड़ी आधा इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, यही है वह व्यक्ति जो चोर है। अकबर, लेकिन छड़ी तो छोटी हुई है, बड़ी नहीं। बीरबल, वही तो चाल है। चोर ने डर के मारे सोचा कि उसकी छड़ी रात में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने आधा इंच काट दी ताकि सुबह पकड़ा न जाए। पर यहीं वह पकड़ा गया। दरबारी को पकड़ा गया और पूछताछ में उसने ताज चोरी करना कबूल कर लिया। पांचवां भाग, ताज की वापसी और चतुराई की जय। चोर ने बताया कि उसने ताज को किले की एक पुरानी सुरंग में छुपाया है। बीरबल और सैनिकों ने वहां जाकर उसे सही सलामत वापस लाया। अकबर प्रसन्न होकर, बीरबल, तुमने जो काम 100 सैनिक नहीं कर पाए, वह तुमने एक छड़ी से कर दिया। बीरबल, जहां पनाह, चोर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर होता है। मैंने बस वही डर जगा दिया। उपसंहार, चोर का डर और बीरबल की युक्ति। ताज लौट आया,
दरबार की गरिमा बनी रही और बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत न तलवार है, न पहरेदार, बल्कि बुद्धि और विश्वास है। शिक्षा। डर से बड़ा कोई हथियार नहीं और बुद्धि से बड़ा कोई प्रहरी नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, SEO टाइटल, हैशटैग और डिस्क्रिप्शन भी बना सकता हूं। बोलिए क्या बनाऊं? बीरबल और ऊंची आवाज वाला दरबारी। अकबर का दरबार विद्वानों और दरबारियों से भरा रहता था, लेकिन कुछ लोग केवल अपनी आवाज या दिखावे से महान बनने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक दरबारी था, तख्तलाल, जिसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि जब वह बोलता तो दीवारें तक कांप उठतीं। उसका मानना था कि जो जोर से बोले वही सही होता है। लेकिन बीरबल ने उसे यह सिखाया कि गूंजने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से बोलना। पहला भाग, ऊंची आवाज वाले दरबारी की एंट्री। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया, नाम था तख्तलाल। वह बोलता बहुत ऊंची आवाज में था और हर बात पर हंसी में या गुस्से में जोर से चिल्लाता। जब अकबर ने उससे कुछ पूछा, अकबर तुम कहां से आए हो? तख्तलाल चिल्लाकर जहांपना, मैं राजस्थान के रणथंभौर से आया हूं। पूरे दरबार ने कान दबा लिए। कुछ दिन बाद दरबारियों को महसूस हुआ कि वह केवल ऊंची आवाज से ही अकबर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, चाहे बात में कोई मतलब हो या नहीं। दूसरा भाग, बीरबल को चुनौती। एक दिन तख्तलाल ने बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की। तख्तलाल, बीरबल तुम्हारी बातें बहुत धीमी होती हैं। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान नहीं देते। देखो मेरी आवाज पूरे महल में गूंजती है। बीरबल मुस्कराकर, दरबार में गूंज नहीं, गुण चाहिए तख्तलाल। तख्तलाल हंस पड़ा और बोला, अगर मेरी आवाज से पूरा राज्य हिल जाए और तुम्हारी समझदारी सिर्फ यहां तक रहे तो क्या फायदा? अकबर ने यह सुना और बोले, ठीक है, कल एक प्रतियोगिता होगी, जिसकी बात से जनता ज्यादा सहमत हो वही असली योग्य दरबारी कहलाएगा। तीसरा भाग, जनता की अदालत। अगले दिन एक खुली अदालत लगी। गांव से 100 लोग बुलाए गए और उन्हें बताया गया, दो दरबारी बीरबल और तख्तलाल अपनी बात रखेंगे। जनता तय करेगी कि कौन सही है। तख्तलाल मंच पर आया और जोर से चिल्लाया, मैं कहता हूं कि राज्य को युद्ध की जरूरत है। हम पड़ोसी रियासत पर हमला करें और जमीन बढ़ाएं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कई लोग डर गए। कुछ तालियां भी पिटीं, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज के लिए बात में कोई तर्क नहीं था। अब बीरबल आया। वह शांत स्वर में बोला, राज्य की शक्ति युद्ध से नहीं, ज्ञान, खेती और व्यापार से बढ़ती है। युद्ध से जान जाती है, पर ज्ञान से जिंदगियां बचती हैं। पूछा गया, तुम्हें किसकी बात समझ आई? 80 लोगों ने कहा, बीरबल की। चौथा भाग, ऊंची आवाज की हार। तख्तलाल चिढ़ गया, लोग मेरी बात नहीं समझे क्योंकि मेरी आवाज ऊंची थी। बीरबल हंसते हुए, नहीं, लोग तुम्हारी आवाज से डर गए, समझ नहीं पाए। बात ऊंचाई से नहीं, सच्चाई और तर्क से समझाई जाती है। अकबर ने फैसला दिया, अब से दरबार में कोई भी अपनी आवाज ऊंची नहीं करेगा, सिर्फ अपनी बात को ऊंचा बनाएगा। और तख्तलाल, जब तक तुम धैर्य और समझदारी नहीं सीखते, दरबार से दूर रहो। उपसंहार, सच्चा ज्ञान शांत होता है। तख्तलाल कुछ दिनों तक चुपचाप बीरबल के साथ बैठा और सीखता रहा। धीरे धीरे वह शांत हुआ और समझ गया कि ऊंची आवाज गूंजती है, पर सच्ची बात दिल में उतरती है। बात को ऊंची आवाज से नहीं, ऊंचे तर्क से प्रस्तुत करो। शोर से डराया जा सकता है,
लेकिन समझ से जीता जा सकता है। बीरबल और खोया हुआ ताज। बादशाह अकबर का ताज उसकी शान का प्रतीक था। वह ताज न सिर्फ कीमती हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, बल्कि उसमें मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी समाहित थी। पर एक दिन जब वह ताज अचानक गायब हो गया, पूरे महल में खलबली मच गई। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी। ये मामला सिर्फ चोर तक पहुंचने का नहीं, बल्कि दरबार की आंतरिक साजिश को उजागर करने का था, और इसे सुलझाने का जिम्मा दिया गया बीरबल को। पहला भाग, ताज का गायब होना। एक सुबह जब बादशाह अकबर अपने खास कमरे में तैयार हो रहे थे, उनके सेवक ने आकर झुकते हुए कहा, हुजूर, ताजमहल के खजाने से आपका शाही ताज गायब है। अकबर की आंखों में क्रोध और हैरानी एक साथ भर गई। क्या कहा तुमने? ताज गायब? सुरक्षा प्रमुख, वजीर, सैनिक सभी को बुलाया गया। ताज को रखने वाला कमरा अंदर से